हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि बच्चों मैं बताया था आप सभी को कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संविधान के बारे में। तो ये संविधान की ये प्रारंभिक और बेसिक क्लास रहेगी। इसमें आपको जीरो लेवल से लेके सब कुछ बताया जाएगा संविधान के बारे में। तो आइए समझते हैं हम लोग संविधान हमारा कैसे बना था और इसके बनने से पहले कितनी कहानियाँ हुई थी, कितनी क्रांतियाँ हुई थी, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं जो हमारा संविधान है, ये संविधान तो ऐसे तो बना नहीं होगा। ये दरअसल इसको बनाने के पीछे बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, बहुत से युद्ध हुए हैं। और जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि भारत देश को अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम बनाया गया था। तो अंग्रेज़ों के गुलाम बनाने के पश्चात हम लोग जब आज़ाद हुए तो हमें भारत को चलाने के लिए एक नए नियम की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम लोग उस नियम के ढांचे को संविधान में पिरोया गया, उसे हम लोग बोला गया संविधान है। तो संविधान क्या है? एक नियमों का ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था और वहाँ के राज्यों में जो भी चीज़ें हैं क्रियान्वयन के लिए कराई जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में शासन व्यवस्था कैसी रहे, कैसी शासन चलेगी, उसको करने के लिए ये संविधान बनाया गया। और संविधान बनाने के लिए एक कोई व्यक्ति नहीं संविधान बना सकता है, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित संविधान है। जैसा कि आप सुने होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपके यहाँ कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आप बताएंगे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे पहला संविधान किस देश का है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, तो यूएसए का है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, सबसे पहला कहेंगे। बड़ा जब लगाएगा तो भारत देश का संविधान रहेगा। तो हाँ, तो हम ये समझते हैं संविधान जो है ये बनाया किसने, तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। तो ये जो संविधान सभा है, संविधान बनाने में इसका अहम रोल है, इसी ने ही सब कुछ किया था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं संविधान सभा कैसी निकाय है, इसके बारे में समझते हैं, इसका गठन समझते हैं, इसके जो भी प्रावधान हैं हम लोग विस्तार से समझेंगे। और ये बेसिक क्लास है और इसके बाद से एक आएगा, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो भी कुछ छूटा रहेगा उसको मैं सबको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए हैं संविधान बनाने वाली एक निकाय है जिसका नाम है संविधान सभा। बस इतना तो पता हो गया होगा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। ये गठन कैसे कैसे हुआ है, इसकी पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे और सब कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो काम ही नहीं कर रहा, चलिए ठीक है। ये हाँ, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था आपका तकरीबन ये 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि 6 दिसंबर 1946 के पहले की कहानी ये थी, बात है उन दिनों की जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था और हमारे पास कोई खुद का संविधान नहीं था, कोई नियम नहीं था, अंग्रेज़ों द्वारा भारत का शोषण होता था। तो इसलिए लोगों में उत्सुकता आई कि हमें एक संविधान की आवश्यकता है। तो होता क्या है कि आपका 1934 में एक एम एन राय साहब थे। हुआ ये कि एम एन राय ने ये वामपंथी नेता थे, ये एम एन राय साहब थे, वामपंथी नेता थे। और ये बोलते हैं कि अपना विचार दिए कि हमें एक संविधान की आवश्यकता है और संविधान बनाने वाली एक निकाय चाहिए जिसका नाम है संविधान सभा। तो ये सिर्फ विचार दिए थे ऐसा करके कि फर्स्ट टाइम अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि संविधान सभा बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो बताएंगे एम एन राय साहब ने दिया था। तो 1935 आता है इसके बाद से। 1935 में आईएनसी बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसे आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट में कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने क्या किया, इसको एक वैधानिक सैद्धांतिक रूप से ऑफिशियली एक तरह से आधिकारिक रूप से कहा कि भारत में क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा जैसे बनाने वाली या संविधान बनाने वाली निकाय, संविधान सभा जैसी चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किस संस्था ने सैद्धांतिक रूप से ऑफिशियली रूप से
बोला कि संविधान सभा जैसी चीज़ होनी चाहिए, तो ये मत रखे ब्रिटिश शासन के मतलब लिए कि हाँ सर हमें एक संविधान बनाना है और संविधान सभा का गठन किया जाए, ऑफिशियली रूप से ये 1935 में बताया गया। उसके बाद से आते हैं 1938 में। 1938 में होता क्या है, पीटी नेहरू साहब आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बताते हैं कि हमें ऐसी सभा का गठन करना है जिसके सदस्य जो हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पे आए। वयस्क मताधिकार मतलब कि जो ये वयस्क मताधिकार ये लिखा है, समझ जाइएगा। अभी क्या है कि बोला गया 1938 में पीटी नेहरू जी द्वारा कि वयस्क मताधिकार के आधार पे हम लोग संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, किसी का रोक टोक नहीं मान जाएगा। तो ये बात हो गई 1938 में। तो ये ब्रिटिश सरकार ने इनकी बात को एक्सेप्ट किया। तो ब्रिटिश सरकार क्या कहती है, चलिए जी ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, आप क्या कर दो, संविधान सभा बनाने वाली निकाय का गठन कर लो। तो इस तरह की बात बोलती हैं। और 1900 तकरीबन आ गया 40, 1940 में एक आते हैं क्रिप्स साहब आते हैं। एस क्रिप्स साहब आते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अब एक संविधान सभा जैसी चीज़ का गठन करेंगे। लेकिन इसमें एक लोचा ये हो जाता है कि हमारे यहाँ एक मुस्लिम लीग टीम है, जो मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग जिसका गठन 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग जो है इस सभा का ये कहती है कि हमारे लिए 2 सभाएं बनाओ या फिर 2 संस्था बनाओ, या फिर इस टाइप की बात करती है कि हमें संविधान अलग चाहिए। सीधा मतलब ये बोले कि हमारे लिए जो सभा होनी चाहिए या सदन होनी चाहिए, या बोले एक भाषा में कि हमारा जो संविधान होगा वो अलग होगा। इसलिए हमें जो है ये सभा नहीं चाहिए। वो मतलब कि वो बोल रहे थे संविधान सभा एक ही होगी। तो मुस्लिम लीग जो है जिसका गठन 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, सभा ने बोल सकते हैं ऐसे मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया कि हमें संविधान नहीं बनाना है और हमें बनाना है तो अलग संविधान बनाना है, हमारा अलग रहेगा। तो होता क्या है, तो ये क्रिप्स साहब भी फेल हो गए। इसके बाद आते हैं आपके मुस्लिम लीग ने मना कर दिया संविधान बनाने से कि हमारा अलग संविधान होना चाहिए। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के माध्यम से कैबिनेट मिशन ये 1946 में आता है। ये डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही सुनते रहेंगे बार बार डेटा, ये डेटा आपको याद होता रहेगा। फिलहाल इसके बारे में कई बार ये पढ़ाया जाएगा, कई बार लिखाया जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो हुआ ये जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में आता है और इसके 3 सदस्य होते हैं। इसके ये क्रिप्स साहब थे, इसमें अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस भी थे। होता क्या है इसमें कि कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग को समझाता है, मुस्लिम लीग को ये समझाते हैं कि चलिए भाई आप मान जाओ। ये मुस्लिम लीग को समझाते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसी शर्तें देते हैं कि मुस्लिम लीग आप क्या करो, मान जाओ, क्या है जो सभा है, संविधान सभा है, उसका गठन होने दीजिए, आपके लिए कुछ अलग संविधान में प्रावधान किए जाएंगे। तो मुस्लिम लीग को ये क्या करते हैं, समझा देते हैं और एक कुछ शर्तों पे इन्हें मना लेते हैं। मतलब कि अभी क्या बोला गया कि आपका जो सभा है, संविधान सभा जिसे बोलते हैं हम लोग, संविधान सभा का गठन कर सकते हैं आप लोग, इस टाइप की बातें हो गई। तो ऑफिशियली रूप से इसलिए 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, आपके संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा के गठन हो जाने के पश्चात इसकी कुछ जिम्मेदारियां थी जो बताया गया कि आपको ये काम करना है। तो देखिए हम लोग ये समझते हैं संविधान सभा का गठन तो हम लोगों ने करा दिया है। अब देखते हैं संविधान सभा के क्या क्या कार्य हैं। तो संविधान सभा के क्या क्या कार्य हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ जी,
तो हम ये जान गए कि हमारा गठन हो गया है और आपका जो संविधान सभा है वो क्या क्या कार्य करेगी। चल जा भाई। हाँ, संविधान सभा। तो संविधान सभा का कार्य भी देखेंगे और इसका जो गठन हुआ है इसमें कितने मेंबर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके कार्य को भी देखेंगे और इसकी संरचना को भी समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कार्यों को ही देख लेते हैं। इसके लिए 2 कार्य बताए गए हैं। ये बोला गया आपका 2 काम मुख्य है। पहला काम ये है कि आप क्या करो, संविधान बनाओ, जिसके लिए आपको बनाया गया है। संविधान निर्माण बोल सकते हैं इसको, संविधान निर्माण। दूसरा काम बोला गया कि आप क्या करोगे, अभी भारत में कोई कानून व्यवस्था नहीं है तो भारत के लिए आप क्या करोगे, कानून लागू करने का प्रावधान करोगे। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से विधायिका जैसी काम करेगी। तो ये कानून लगाने का कार्य भी करेगा और संविधान निर्माण का भी काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये सभा तो एक ही है, इसके 2 काम हैं। जब भी इसका अधिवेशन होगा, जब भी इसकी बैठक होगी तो अलग अलग दिन होनी है। क्या है, आपको अलग अलग दिन करना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको निर्माण भी करना है और एक ही दिन में लागू भी करना है। तो क्या वो बोला गया, इसके लिए आपको अलग अलग दिन का चुनाव करना है। जब भी अलग अलग बैठकें होंगी उसके अध्यक्ष भी अलग रहेंगे और उसका जो काम रहेगा वो भी अलग रहेगा। जैसे अगर संविधान निर्माण होगा तो उसके अध्यक्ष अलग रहेंगे। जैसे संविधान निर्माण का जब अध्यक्ष मतलब रहेंगे, संविधान निर्माण जब बनाया जाएगा उसके लिए बैठक की जाएगी तो आपके अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब आपका कानून बनाया जाएगा उसकी अध्यक्षता करनी होगी तो आपके जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर साहब भी अध्यक्षता करेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्षता करेंगे संविधान सभा की। लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना है, जब भी संविधान बनाने का काम किया जाएगा तब अध्यक्ष कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। और जब कानून निर्माण की बात आएगी तो आपके जीवी मावलंकर साहब रहेंगे अध्यक्ष। तो इस बात को भी समझ लिए हम लोग। तो संविधान सभा का मेन काम ये था। और भारत को राष्ट्रमंडल मतलब संविधान सभा ने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये आपका मेन काम है। अभी उस बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे क्या क्या काम किया है इन्होंने। तो सबसे पहले ये समझते हैं इसके गठन का भी प्रारूप और संरचना समझ लेते हैं। चलिए जी, तो आपका ये हो गया, गठन हो गया हम लोग का। अब इसकी संरचना को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या था मैटर। येलो कलर ले लेते हैं, ठीक। जो इसकी संरचना है, सभा में संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। और इसमें क्या है, आपका ये मेंबर कहाँ कहाँ से रहेंगे और कैसे कैसे रहेंगे इस बारे में भी जानना है हम लोग को। तो होता क्या है, 389 मेंबर में 296 मेंबर ये ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत, जिसमें 292 प्लस 4 जो ये थे ये चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ तो ये आपकी ब्रिटिश भारत से इतने लोग थे और तकरीबन देशी रियासतों से 93 थे। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो तकरीबन आपका 389 आ जाएगा। तो इतनी सीटें आवंटित की गई वैश्य मताधिकार के आधार पे। हाँ, एक बात और, इसमें क्या गया कि प्रत्येक एक बंदे के लिए, प्रत्येक एक सीट के लिए तकरीबन 10 लाख, अच्छा नंबर होता है ये, 10 लाख लोगों में एक बंदा चुना जाएगा।
तो अभी इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं संरचना के बारे में। इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसमें कुछ ऐसा भी हुआ था कि पूरी तरह से कि पारदर्शिता नहीं हो पाई थी। ऐसा ब्लेम भी लगाते हैं कई लोग संविधान सभा पे कि संविधान सभा की मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कमियों पे भी कुछ लोग रोपण करते हैं अपना कि हाँ ये संविधान सभा ने गलत किया था या फिर इसके साथ में गलत हुआ था, इस टाइप की भी बात करते हैं। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं प्रत्येक 10 लाख पे अप्रत्यक्ष तौर पे इसका निर्वाचन कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के आधार पे आपको 10 लाख लोगों में से एक लोग को चुना गया था। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या हुआ इसमें चुनाव के में क्या होता है, चुनाव में क्या होता है जब ये चुनाव होना होगा तो कांग्रेस को INC को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तकरीबन 208 सीटें मिलती हैं। 208 सीटें आपको मतलब INC को मिलती हैं, आपको नहीं मिलती हैं कांग्रेस। हद हो गया है। होता क्या है इसके बाद से, और इसमें मुस्लिम लीग को भी मिलती हैं कुछ सीटें। मुस्लिम लीग को तकरीबन 73 सीटें मिलती हैं और बाकी अन्य छोटे मोटे दल थे जो उनको मिलती हैं 15 सीटें। अब इनको आप अगर जोड़ेंगे 8 3 11 11 और 5 16 ये तकरीबन आपकी सीटें हो जाएंगी, ये पूरी हो जा रही है 389 सीटें हो जाएंगी। इसके बाद से क्या होता है आपकी सीटों का वर्णरचना हो गया, मतलब कि इतने इतने लोग मिलके संविधान सभा का गठन करेंगे और बात आती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा ये भी देख लेते हैं। ये चीज़ हाँ, तो गठन हो गया है, संरचना हो गई है, कितने कितने मेंबर होंगे। अब इसके अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो 6 दिसंबर को जैसा कि मैं बता चुका हूँ 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन पूरी तरह से हो गया था और 9 दिसंबर को 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक बोलिए या फिर अधिवेशन बोलिए, जिसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता किए। लेकिन क्या होता है इनकी कुछ तबीयत खराब थी, ये सबसे वृद्ध थे और सबसे बुजुर्ग थे। तो होता क्या है इनकी तबीयत खराब होने की वजह से और ये तकरीबन 10 तारीख को इस्तीफा दे देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी थे। तो क्या होता है 11 तारीख को फिर से अधिवेशन होता है। 11 दिसंबर 1946 को फिर से अधिवेशन होता है और इसमें क्या होता है आपकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर साहब ये राजेंद्र जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या करते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ऑफिशियली रूप से आपसे जब क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हाँ जी, उपाध्यक्ष कौन थे इसके? HC मुखर्जी। ये भी पूछता है क्वेश्चन आपसे कि इस संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे HC मुखर्जी जी इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष। अब क्या हुआ कि अब देखिए आपके अध्यक्ष भी बन गए हैं, उपाध्यक्ष भी बन गए हैं और पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक हो गई। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और समझते हैं इसके कामों को भी। हाँ देखिए, हाँ इसके साथ में आप लोग ये देख लीजिए कि होता क्या है इसमें। 11 दिसंबर हो गया, फिर 13 दिसंबर को भी देख लेते हैं। 13 दिसंबर भी खास है। 13 दिसंबर 1946 को अब आते हैं आपकी PT नेहरू।
पीटी नेहरू साहब आते हैं 13 दिसंबर 1946 को। इसमें होता ये बताते हैं कि उद्देश्य का प्रस्ताव लाते हैं सभा में, ये लाते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का। देखो जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये उद्देश्य का प्रस्ताव पीटी नेहरू स्टार्टिंग से ला देते हैं। अब होता क्या है, उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में आ जाता है, जो आगे चल के भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना कहिए या उद्देश्य का कहिए, ये उद्देश्य का भी यही है, प्रस्ताव रखा गया था, ये प्रस्तावना भी बोलते हैं इसको, या फिर उद्देश्य का भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब शामिल किया गया ऑफिशियली तौर पे, तो आप बताएंगे ये 13 दिसंबर का था, तो 13 दिसंबर था, ये 22 जनवरी तकरीबन। आप देख लीजिए 13 दिसंबर के बाद से आता है जनवरी, तो उसी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। 13 तारीख के बाद से आपका 22 तारीख आ गया होगा, 22 तारीख आया होगा, तो ये दिसंबर था, ये जनवरी हो गया। अब जनवरी था, अब ये देखिए 1946 था, तो 47 हो रहा होगा, 1947। ये चीज़ें रिलेट करके याद करने में थोड़ा आसानी होती है, तो आप रिलेट करके उसको याद कर सकते हैं, कभी भूलेगा नहीं। तो अभी क्या हुआ, प्रस्तावना ऑफिशियली तौर पे भारतीय संविधान में क्या हो गई, शामिल हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। संविधान में प्रस्तावना को कब शामिल किया गया होगा, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, अब ये हो गया, आपकी प्रस्तावना हो गई, मतलब एक तरह से आपका संविधान सभा काम करने लगा है। तो इसकी कुछ समितियों के भी बारे में जानेंगे हम लोग, इसके कुछ कार्यों को भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी क्या, अब होता ये है, जरा सा रुकिएगा वीडियो। तो हाँ जी, हम लोग ये जान लिए कि संविधान सभा का ये संविधान में शामिल होना हो गया। इसके बाद से देखते हैं कि सभा का काम क्या क्या था। तो सभा का मेन काम आपका था, वाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस संविधान सभा ने क्या किया, भारत को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल करने के लिए ये पहल किया, काम किया। ये तकरीबन आपका मई 1947, ये मई ही है, थोड़ा सा मैं डेट कंफर्म करा दूं आपको। हाँ जी, मई 1949 है, मई 1949। तो संविधान सभा ने सबसे पहला काम जो किया आपका, कि इसने संविधान बनाने के साथ साथ में मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल देश का एक तरह से वो मतलब स्टडी में रखा। और क्या होता है राष्ट्रमंडल, क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि एक तरह से जो ब्रिटिश गुलाम बनाए थे उनसे जो स्वतंत्र प्राप्त राष्ट्र हैं, तकरीबन राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में 56 है। तो फिलहाल अब देखिए दूसरा क्या काम करता है इसने, ये 22 जुलाई 1947 को ध्वज जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, ये देखो जुलाई लिखा है ना, ज लिखा है, ये ध्वज लिखा है। तो ध्वज से जब भी माइंड में आएगा तो जुलाई याद कर लेना, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका, ये संविधान में आपके क्या हो गया, शामिल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि कब हुआ था, ये 22 जनवरी देता है, 22 जुलाई देता है, और 1947 को 45 करता है। तो अब याद कर लेना कि 46 में सभा का गठन हुआ था और 47 में ये काम कर दिया होगा, ये मन में कैलकुलेशन आपके रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ठीक है, अब पहला काम ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाला काम करते हैं, क्या किया था इसने। तो आपका हाँ देखिए नेक्स्ट काम क्या करता है, अब आता है आपका 24
जनवरी 1950। दरअसल संविधान सभा का जो लास्ट होता है 26 नवंबर को, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना सब कुछ समर्पण करके तकरीबन संविधान सभा ने भारत का संविधान बना दिया था। तो फिलहाल के लिए संविधान बनाने का काम करने के बाद भी ये काम कई ठे किया था, उसमें मेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये देखिए अब तकरीबन 24 जनवरी 1950 को इन्होंने सबसे बेहतर काम किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाते हैं, आपके राष्ट्रपति बनाते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भी 24 जनवरी को बने थे। और आपने सुना होगा 24 जनवरी को ये येलो कलर, हाँ 24 जनवरी का डेटा बहुत अच्छा है। इसको मैं स्लाइड करके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसमें। अब देखिए 24 जनवरी को पहला काम हो गया। और नेक्स्ट काम क्या होता है 24 जनवरी को? 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय गीत का नाम सुने होंगे आप लोग, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है वही वाला। तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में इसे भी शामिल किया गया। तो आप लोग याद करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका रहेगा 24 जनवरी रहेगा 1950 को। मेन काम क्या किया हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बने थे उसी दिन। और भारत का राष्ट्रीय गीत संविधान में कब शामिल किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और सबसे बेस्ट काम हुआ था राष्ट्रगान भी जो हुआ था शामिल, राष्ट्रगान मतलब जनगण मन वाला। और इसे भी संविधान में कब शामिल किया गया? 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। और क्या हुआ था 24 जनवरी खास? 24 जनवरी को और क्या खास हुआ था आपका? जैसे एक मिनट देखता हूँ 24 जनवरी को क्या और खास हुआ। 24 जनवरी राष्ट्रगीत जी याद नहीं है, तकरीबन मान के चलिए। और ये अंतिम बैठक भी बोल सकते हैं कि 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी डेट पे हुई थी। तो 24 जनवरी का काफ़ी अच्छा खासा डेटा आपके पास में है, याद कर लीजिएगा। तो 22 जुलाई को, जुलाई से आप ध्वज याद कर लिए, से ध्वज याद कर लीजिएगा कि चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे तो बेहतर रहता है, चीज़ें समझ में आती हैं। और इसके बाद से क्या होता है आपका संविधान में ये चीज़ें आपकी जोड़ी जाती हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है डेट वाइज। डेट में कन्फ्यूजन होता है, वनडे एग्जाम में तो खास करके सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके इसकी समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी बहुत समितियां हैं जो इसकी तकरीबन, इसकी अगर समितियों की बात करें तो संविधान सभा में छोटी मोटी और सभी मिला के समितियों की बात करें तो तकरीबन कुल 22 समितियां बनी थी, जिसमें से प्रमुख 8 समितियां हैं। इन 8 समितियों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है तो तकरीबन आप जानते होंगे प्रारूप समिति रही होगी। प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इनकी समितियों के बारे में। तो या तो मैं संविधान सभा का जो दूसरा पार्ट है इसको दूसरे पार्ट में लाऊं और नए सिरे से समितियों के बारे में भी चर्चा कर लूं। जैसे आप समितियों के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो B.R. अम्बेडकर की ये 7 समितियां, मतलब 7 सदस्य थे इसमें, और इनके नामों को भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। और इन 8 समितियों में जैसे आपने सुना होगा, मतलब कि प्रारूप समिति हो गया, इसके बाद से संघ की समिति हुई, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने वाली कई समितियां हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा। अब पार्ट 2 में आपके क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे, हो सकता हो कुछ, और ये बाकी का कॉन्सेप्ट भी उसमें करा दिया है। जी धन्यवाद क्लास।